नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं क्रांतिकारी आंदोलन। जी हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन। इससे पहले हम क्रांतिकारी आंदोलन का फर्स्ट चरण पढ़ चुके हैं। उसमें हम देख चुके हैं कि किस तरीके से जो बंगाल विभाजन के पश्चात देश में को आज़ाद करने के लिए विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। तो बंगाल विभाजन के पश्चात हमने देखा नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं के द्वारा जो रैंड एंड एयरेस्ट की हत्या की गई, ये सारी गतिविधियां हमने पढ़ी। फिर देखा कि 1920 में जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया और एक तरीके के ये कयास लगाए जाने लगे कि अब जो है देश को किसी भी हालत में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन वही चौरा चौरी की घटना और फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा अकस्मात असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया और उसी के परिणाम स्वरूप फिर क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनः प्रारंभ किया गया। यदि हम पूछे कि क्या कारण थे कि क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः प्रारंभ की गई, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण असहयोग आंदोलन का असफल होना, देश में राजनीतिक गतिविधियों का अभाव, देश में राजनीतिक गतिविधियों का अभाव। क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद में जो है जो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने तो स्वराज पार्टी का गठन कर लिया और ये बोला कि सरकार में रहकर ही अब हम सरकार का विरोध करेंगे। गांधी जी जो है मूल राजनीति से दूर हो गए और इस तरीके से कोई बड़ा आंदोलन उस समय नहीं चलाया जा रहा था। एक राजनीतिक शून्यता स्थापित हो गई थी। युवाओं में पुनः क्रांतिकारी उपाय अपनाए। युवाओं ने पुनः क्रांतिकारी उपाय अपनाए। अब कौन कौन से थे, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। यदि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 1924 में और स्थान है कानपुर। इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में। संस्थापक यदि देखें हम किसने इसकी स्थापना की थी, तो संस्थापक में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। वही राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिस देशभक्त ने, जिस क्रांतिकारी ने इसका उद्घोष किया, वो राम प्रसाद बिस्मिल। तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, स्थापना 1924 कानपुर में और संस्थापक है सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल। लिखना नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल।
राम प्रसाद बिस्मिल। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्यों इसकी स्थापना की गई थी? तो कारण हमने बता दिया क्यों की गई थी। असहयोग आंदोलन का असफल होना और देश में राजनीतिक गतिविधियों का अभाव, देश में राजनीतिक गतिविधियों का अभाव, इसलिए युवाओं ने पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाने का जिम्मा लिया। तो सीधा सा इनका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना। और ये एक ऐसा संगठन था जो वही काम कर रहा है जो पहले कभी अनुशीलन समिति किया करती थी, जो अनुशीलन समिति किया करती थी। क्रांतिकारियों को एकत्रित करना, मीटिंग करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, नैतिक रूप से उन्हें क्रांति के लिए तैयार करना, ये सब काम करना इस संगठन का उद्देश्य था। अब हम देखते हैं पहली घटना, और वो है काकोरी कांड। काकोरी कांड कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे हो या मेंस का हो, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। काकोरी कांड, और यह घटना है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925। क्या है कि जब क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना था और इसके लिए धन की आवश्यकता थी। क्रांतिकारियों के पास में सिर्फ इच्छा शक्ति थी, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके पास में कोई संपत्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक। तो इसलिए उन्होंने धन एकत्रित करने के लिए ये योजना बनाई और एक ट्रेन को लूटने का उन्होंने प्रयास किया। उनको मालूम था कि इस ट्रेन से सरकारी खजाना प्रतिदिन यहां से वहां जाता है, और उस ट्रेन का नाम है 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन को लूटने की योजना, लूटने की योजना। 8 डाउन ट्रेन को, 8 डाउन ट्रेन को लूटने की योजना। इसे रेल क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और उद्देश्य क्या था? एचआरए के जो क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे, उनके लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन की व्यवस्था करना, इस उद्देश्य से खजाना लूटने की कोशिश की गई। ये जो रेल है ये कहां? लखनऊ, लखनऊ से सहारनपुर, लखनऊ से सहारनपुर पर जाने वाली ट्रेन। और एक छोटा सा स्थान पड़ता था बीच में, उसका नाम था काकोरी। और काकोरी पर बढ़िया ट्रेन को रोकना था, चैन पुलिंग करना था और खजाना लूट लेना था। यह प्लानिंग थी। किसी की हत्या करने की इसमें कोई योजना नहीं थी, किसी की हत्या करने की कोई प्लानिंग नहीं थी। यदि ये देखा जाए तो पहली बड़ी घटना जो डंके की चोट पर किए जाना था, सरकारी खजाना लूटना। अब क्या हुआ? जब ये ट्रेन जैसे ही वहां पर आई, 10 लोग ट्रेन पर चढ़ गए। 10 लोग ट्रेन पर चढ़ गए और कई लोग ऐसे थे जो ट्रेन के में नहीं चढ़े थे, लेकिन बाहर से उनको समर्थन दे रहे थे। ये गतिविधियां कि पुलिस आ रही है, क्या हो रहे, तो ऐसे बहुत से लोग इसमें शामिल थे। अब क्या हुआ? एक का नाम है मनमथ नाथ। क्या नाम? मनमथ नाथ। ये वो व्यक्ति था जो ट्रेन में चढ़ा हुआ था और इसके हाथ में एक ट्रेन थी एक बंदूक थी और उसका नाम था माउजर जो थी वो थी। और इसका काम क्या था? लोगों को डराना, क्योंकि उस ट्रेन में कुछ सवारियां भी थी।
सवारियां भी थी, लेकिन उत्सुकता में क्या हुआ, भावावेश में इसका ट्रिगर दब गया और एक व्यक्ति अहमद अली की इसमें डेथ हो गई। अहमद अली की इसमें मृत्यु हो गई। अफरा तफरी मची, खजाना तो इन्होंने लूट लिया, लेकिन 40 लोग गिरफ्तार हो गए। 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों को? 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 29 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 29 लोगों पर केस दर्ज हो गया। 29 लोगों पर केस दर्ज हो गया। 4 क्रांतिकारी उसमें महत्वपूर्ण, 4 क्रांतिकारी जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। 4 क्रांतिकारी। एक राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे का नाम रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, और तीसरे का नाम है राजेंद्र लाहिरी, और चौथे का नाम है अशफाक उल्लाह खान। इसको हम बोलते हैं R3A1, शॉर्ट में नाम याद करने के लिए क्या बोलते हैं, R3A1। R3 रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान। देखिए ये कितने संयोग की बात है कि रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान, इन तीनों का जन्म जो है वो एक ही जगह पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। तीनों का जन्म एक ही स्थान पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। जब इन चारों को मृत्युदंड दिया गया था, मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, और सजा की तारीख थी 29 दिसंबर 1927। 29 दिसंबर 1927। तो रामप्रसाद बिस्मिल साहब को 29 दिसंबर 1927 फैजाबाद में फांसी दी गई। 3 क्रांतिकारी, 3 शहर, एक ही दिन में फांसी हुई है, लेकिन तीनों को अलग अलग स्थान पर। 3 क्रांतिकारी, 3 शहर। तो 29 दिसंबर को इनको दी गई फैजाबाद में, रोशन सिंह साहब को दी गई इलाहाबाद में, और अशफाक उल्लाह खान साहब को दी गई थी, इनको फांसी दी गई गोरखपुर जेल में। और तीनों को कब दी गई? 29 दिसंबर 1927। राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले फांसी दे दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले फांसी दे दी गई, और वो दी गई 27 दिसंबर 1927। 27 दिसंबर 1927। 27 दिसंबर 1927 को ही इनको फांसी दे दी गई थी। तो हमने देखा कि ये काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 रेल क्रांति के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी पहली घटना। क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी, और इसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब हम देखेंगे इसके बाद की अगली घटना, और वो है HSRA का ही संगठित रूप, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। तो हम पढ़ेंगे HSRA
HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। और इसकी स्थापना हुई है 9 सितंबर 1928, 9 सितंबर 1928। वो है फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं नौजवान सभा, जिसकी स्थापना सरदार भगत सिंह द्वारा की गई थी। तो यही जो नौजवान सभा के सदस्य थे, उनकी एक बैठक जो है 9 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में आयोजित की गई, और वहीं पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नामक एक नए संगठन के गठन की बात की थी। क्या उद्देश्य था मित्रों इसका? इस संगठन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था काकोरी कांड के कारण, काकोरी कांड के कारण कमजोर हुई HRA को पुनर्जीवित करना। जो इनका संगठन कमजोर हो गया था, उसे नया जीवन देना, एक नई शक्ति प्रदान करना। काकोरी कांड से फरार व्यक्ति, काकोरी कांड से दूर, या जो इधर उधर दूर होकर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस से छुपते छुपाते जा रहे थे, ऐसे लोगों को पुनः संगठित करना, एक जगह पर लेकर आना, इस HRA का उद्देश्य था। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, 9 सितंबर 1928, फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली। किसने स्थापना की? नौजवान सभा के सदस्य, और विशेष रूप से इसमें थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। अब हम देखेंगे नौजवान सभा, ये इससे पहले संगठन है। नौजवान सभा या भारत सभा इसे कहते हैं, भारत सभा के नाम से भी इसे जाना गया। स्थापना हुई है 1926 में, स्थापना 1926 में पंजाब में, कहां? पंजाब। और इसके प्रमुख कौन कौन लोग थे? तो उसमें यदि देखें तो भगत सिंह, यशपाल, छबिलदास, भगत सिंह, यशपाल और छबिलदास, इन लोगों ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। शुरुआत कोशिश यही थी कि 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है उसका पतन हो गया, क्रांतिकारी सब इधर उधर बिखर गए थे, तो उनको एकत्रित करने के लिए ये अलग अलग संगठनों की स्थापना की थी। और इसका जो केंद्र था वो था लाहौर का नेशनल कॉलेज, इसका जो केंद्र था वो था लाहौर का नेशनल कॉलेज। अब हम पढ़ेंगे यहां पर सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या। हम ये उसी सैंडर्स की बात कर रहे थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई थी। और कुछ ही दिनों में 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय महोदय के ऊपर लाहौर में लाठियां बरसाई थी
और वो घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसी सैंडर्स से बदला लेने की एक प्लानिंग चल रही थी। तो जो हत्याकांड हुआ था उसमें एसएसपी और एएसपी, जो एसएसपी थे वो थे स्कॉट, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश, लाठीचार्ज का आदेश दिया था। और प्लानिंग इसी की थी, एसएसपी स्कॉट को मारने की प्लानिंग थी। और उस समय एएसपी थे सैंडर्स। एएसपी कौन थे? सैंडर्स। और ये दोनों साथ में थे, दोनों साथ में थे। तो इसे लाहौर केस भी कहेंगे, हम इसे बाद में लाहौर केस के रूप में अलग से पढ़ेंगे। और यह प्लानिंग किसकी थी? भगत सिंह, भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन सब लोगों की प्लानिंग थी और उनको गोली मारकर हत्या करना था और बदला लेना था। क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो सैंडर्स की हत्या हुई है ये 17 दिसंबर 1928 को हुई है। तो ये 17 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी थी? 17 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी थी? क्योंकि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय ने दम तोड़ा था और एक महीने के अंदर उसी तारीख को उसकी हत्या करना तय हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 17 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई थी? तो मैंने बता दिया 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, इसलिए 17 दिसंबर 1928 की ये तारीख चुनी गई थी। अब जब इन्होंने पहली गोली ली, ये बोला जाता है कि सुखदेव द्वारा मारी गई और उसके बाद में भगत सिंह द्वारा उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। लेकिन इसमें स्कॉट तो बच गया, सैंडर्स इसमें मारा गया। इसे लाहौर केस के नाम से भी जाना जाता है, लाहौर केस के नाम से भी जाना जाता है। जिस गन से इसके ऊपर गोली चलाई गई थी वो थी 32 MS कोल्ट ऑटोमेटिक 32 MS कोल्ट ऑटोमेटिक, इस गन से उसके ऊपर गोली चलाई गई थी। किसके ऊपर? सैंडर्स के ऊपर। और बाद में आज तक जो ये है ये इंदौर के म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है और लोगों के आकर्षण का केंद्र है। ये जो गन है, जिस गन से सरदार भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा, सुखदेव द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी, लाला लाजपत राय साहब की मौत का बदला लिया गया था, वो गन जो है आज भी इंदौर के म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। 7 अक्टूबर 1930 को 7 अक्टूबर 1930 को इन तीनों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी। किस किस को? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी और चंद्रशेखर आजाद साहब जो है वो पकड़ में ही नहीं आए थे। अब हम बात करेंगे कि इनको पकड़ा कैसे, क्योंकि एक सिख लड़के की पहचान हुई थी इसमें। एक दुर्गा भाभी का नाम भी जो है बड़ा फेमस इसमें आएगा, जो बटुकेश्वर दत्त की भाभी हुआ करती थी और दुर्गा भाभी ने इनको वहां से भागने में बहुत मदद की थी। ये पूरे नाम हमें क्रम से इसमें याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। सेंट्रल लेजिस्लेटिव
असेंबली बम कांड, और ये घटना है 1929 की, 1929, जो इसे लाहौर बम कांड भी कहते हैं। लाहौर बम कांड, इसे क्या कहेंगे हम? लाहौर बम कांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। 2 बिल पास होने वाले थे उस समय में, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और एक दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल। और इन दोनों बिल का विरोध करने के लिए ये बम कांड होना था। अब ये लोग जो हैं, ये सैंडर्स की हत्या कर चुके थे, लेकिन अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे ये, और इन लोगों ने यहां पे सिर्फ यहां पर भी किसी की हत्या करने की प्लानिंग नहीं थी, बस एक डर बनाना चाहते थे। सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर वो लोगों के, वो ब्रिटिश सरकार को डराना चाहते थे। तो इस असेंबली में 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका। साथ में बहुत सारे पर्चे भी लहराए, पर्चे भी फेंके, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। और जो पर्चे फेंके उसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है, बहरों को सुनाने के लिए, बहरों को जगाने के लिए बम की आवश्यकता है। और ये जो बम कांड हुआ, इसमें भगत सिंह, कौन थे? भगत सिंह, और उनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। जो भगत सिंह है, उनको तो सैंडर्स की हत्या के केस में गिरफ्तार कर लिया, और बाद में देखेंगे कि उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन बटुकेश्वर दत्त, चूंकि इस बम कांड में किसी की हत्या नहीं हुई थी, तो इसलिए इन्हें कारावास हुआ। बटुकेश्वर दत्त को कारावास हुआ, काले पानी की सजा, सेलुलर जेल उन्हें भेजा गया। वहां से उन्होंने मर सकते हैं, दिन रात जूझते रह सकते हैं, जैसे पत्र वगैरह लिखे, लेकिन 1942 में वो रिहा हुए। तब उन्हें टीबी की बीमारी हो चुकी थी। 1942 में जब बटुकेश्वर दत्त रिहा हुए, उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। 1947 में वो बीड़ी उद्योग में काम करते थे, बिस्किट फैक्ट्री में तक उन्होंने काम किया, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उनकी कोई कदर नहीं की। जब पटना में सरकारी बस टेंडर हुआ, तब उन्होंने बोला था कि मुझे कोई टेंडर मिल जाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां पर एक आम मजदूर की तरह वो काम करते रहे। देखो, इतने बड़े क्रांतिकारी को कितनी जिल्लत भरा जीवन जो है स्वतंत्र भारत में जीना पड़ा। स्वतंत्र भारत में, अंग्रेजों के समय में तो ऐसा जीवन जिया ही उन्होंने, स्वतंत्र भारत में भी उन्हें कितनी जिल्लत भरी जीवन जीना पड़ा। और ऐसे ही करते करते 1965 ईस्वी में गुमनाम के रूप में उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, हम उस बटुकेश्वर दत्त साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सरदार भगत सिंह के साथ में 8 अप्रैल 1929 को लाहौर की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। अब हम बात करेंगे लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस को समझने के लिए हमें सैंडर्स की हत्या को देखना पड़ेगा। और सैंडर्स की हत्या कब की थी इन्होंने? और वो की थी 17 दिसंबर 1928, 17 दिसंबर 1928। लाहौर
षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, और यह 1929 से 1931। हमने देखा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। हमने ये भी देखा कि सैंडर्स की हत्या के बाद में जो एक सिख लड़के के रूप में पहचान हुई थी, और वही सरदार भगत सिंह को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। किसके ऊपर? भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। हमने पहले भी देखा कि 7 अक्टूबर 1930, 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। 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 जतिन दास एक नाम मिलता है। जतिन दास भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगातार 64 दिन तक भूख हड़ताल की थी, अनशन किया था। और उन अनशन काय के लिए किया था? ये जो 3 क्रांतिकारी जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया है, इन्हें छोड़ दिया जाए, इसको लेकर अनशन किया था। और 64वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 64वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। एक क्रांतिकारी जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। जब मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे तब हम उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं याद दिला दूं कि वो पुलिस से दूर थे, वो पकड़ में नहीं आए थे। लेकिन फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में किसी मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, वहां मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। 6वीं जो गोली है उन्होंने अपनी कनपटी पर मार ली थी। कब? 27 फरवरी 1931। 6 गोली उनके पास में थी, 4 उन्होंने पुलिस पे चलाई, 1 गोली खाली गई, और 5वीं गोली जो है उन्होंने अपने ही कनपटी पे दाग दी थी। चंद्रशेखर आजाद। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन 3 क्रांतिकारियों की जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को इन तीनों महान देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। कब? 23 मार्च 1931 लाहौर की जेल में। इसलिए इसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। सरदार भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए शहीद हो गए। उन्होंने उनसे पूछा कि एक तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो बोलते कि एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारियों को मिलने तो दो, बात तो करने दो। इस तरीके से वो बातें करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को उन्होंने चुम लिया। अंतिम कड़ी के रूप में हम पढ़ेंगे चटगांव आर्मरी केस। चटगांव आर्मरी केस जो है 18 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930। एक नाम बड़ा फेमस इसमें, मास्टर सूर्य सेन दा। मास्टर सूर्य सेन दा। मास्टर सूर्य सेन दा।
बंगाल की घटना है ये। कहाँ की? बंगाल की घटना है। अब इस केस में जो है और 2-3 लोग जुड़े हुए थे, जैसे प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना जोशी आदि इसमें जुड़े हुए थे। और ये सेम वैसी घटना है जैसे काकोरी कांड हुआ था। यहां पर भी शस्त्रागार को लूटने की प्लानिंग बनाई गई थी। शस्त्रागार को लूटने की प्लानिंग बनाई गई थी। मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में शस्त्रागार पर हमला किया गया। वहां गोलीबारी भी हुई। किसी क्रांतिकारियों को कोई जख्म नहीं, कोई घटना नहीं, कोई हताहत नहीं। अंग्रेज अधिकारी इसमें मारे गए थे। और इन्होंने शस्त्रागार को लूटकर 22 अप्रैल 1930 को जो है जलालाबाद की पहाड़ी पर चले गए। हथियारों को लेकर बंगाल की जलालाबाद की पहाड़ी पर चले गए। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ये पहाड़ी पर और नीचे अंग्रेज, दोनों तरफ से गोलाबारी हुई। 11 क्रांतिकारी उसमें शहीद हुए। 11 क्रांतिकारी उसमें शहीद हुए, लेकिन 160 ब्रिटिश सैनिक भी उसमें मारे गए थे। 160 ब्रिटिश सैनिक भी उसे मारे गए थे। 12 जनवरी 1934 में मास्टर सूर्यसेन को फांसी दी गई। 12 जनवरी 1934 को मास्टर सूर्यसेन को फांसी दी गई। ये कितने महान थे कि खेले हम जी जानकर। एक फिल्म बनी है इनके ऊपर, हिंदी मूवी बनी है, खेले हम जी जानकर। मास्टर सूर्यसेन के ऊपर फिल्म भी बनाई गई है। मित्रों, क्रांतिकारियों का इतिहास जो है हम भूले से भी इनको भुला नहीं सकते। इतना एहसान हम लोगों के ऊपर है। हमारी रक्त की एक एक बूंद जो है वो इनके एहसानों तले दबी हुई है। बड़े अच्छे शब्द कहे हैं। इनका सपना था शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, जगदम्बा प्रसाद हितैषी 1916 क्या कहा है? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यहीं बाकी निशा होगा। मित्रों, क्या सपना देखते हैं क्रांतिकारी? कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे। कभी वह दिन भी आएगा जब हम अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना ही आसमां होगा। ये ऐसे सपनों के साथ में जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेते थे। तो मित्रों, ऐसी कड़ी और ऐसे यादगार यादों के साथ में हम मिलते रहेंगे और हम ऐसी ही बातें करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ में जुड़िए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सार्थक पहल को आम जन तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।